हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था एंड देयर उसके टाइप्स पढ़े थे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके, एंड न्यूमेरिकल भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। बेसिकली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो 4 होती हैं। तो आज हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चारों को करने में बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, जिससे इंटरेस्ट नहीं आया, तो इसलिए एक एक करके स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा ये देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो मैं आपको बुक से पढ़ाने की समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आप वहाँ से देखिए, बुक में देखिए, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या लिखा है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द वोलेटाइल सोल्यूट। तो हमने बेटा लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि भाई जब भी हम कोई प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, तो होता क्या है, वेपर प्रेशर पर इफेक्ट पड़ता है। वेपर प्रेशर मतलब डिक्रीज होती है, कहने का मतलब। तो ये लिखा है कि जब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो घटती है, कब घटती है, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम ऐड करते हैं, किसमें, वोलेटाइल सोल्यूट में। अब बेटा नॉन वोलेटाइल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ। वोलेटाइल जो होते हैं वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो वेपराइज हो जाते हैं, वेपर देते हैं, और नॉन वोलेटाइल जो होते हैं वो वेपर नहीं देते। तो देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो होती है सॉल्यूशन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती है, विच आर कनेक्टेड विद दिस प्रेशर ऑफ द सोलवेंट। ये सॉरी लाइन मिस हो गई। दीज आर कनेक्टेड विद दिस डिक्रीज ऑफ द वेपर प्रेशर। तो सबसे मेन हमने यही क्या देखा कि हमारी जो वेपर प्रेशर होती है वो डिक्रीज होती है। तो ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। देयर आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हम पढ़ेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड लास्ट ऑस्मेटिक प्रेशर। तो बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऑल these properties depend on the number of solute particles irrepresentative of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative property। मतलब colligative property जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हमारा जो सोल्यूट है, सोल्यूट के, देखो ये लिखा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है, ना कि सोल्यूट के नेचर पर। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाए तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना। अब वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना, दैट मीन मैं थोड़ा सा आपको एक एक्सपेरिमेंट मतलब डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए मान लो मेरे पास कोई ये कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, सोल्यूट है, यानी कि मैं लिख सकती हूँ उसको प्योर सोलवेंट, सॉरी सोल्यूट नहीं, सोलवेंट मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद में यही यहाँ पर प्योर सोलवेंट है, फिलहाल के लिए आप प्योर सोलवेंट मान लीजिए, लेकिन मैंने इसमें एक कर दिया यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब आपने देखा कि ये पहले तो इसके अंदर सिर्फ सोलवेंट था, फिर उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे सोल्यूट ऐड कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में, अभी तो कुछ नहीं किया। यहाँ पर ये प्योर सोलवेंट था, कुल मिला के इसी को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सोलवेंट। नॉन वोलाटाइल मीन जिसके अंदर वेपर नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि मतलब ये बंद है दोनों, तो प्योर सोलवेंट है, इसके बाहर का तो कोई पार्टिकल है नहीं भाई, ये जितना भी है अपनी प्योर पोजीशन में है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो वेपर निकलेगी, जो सारी वेपर जो निकलेगी वो इस प्योर सोलवेंट की निकलेगी, क्योंकि बाहर का कुछ है नहीं, 100% वेपर इसी की निकलेगी। लेकिन अब हमने यहाँ पर इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी कि ये सोल्यूट तो निकाल नहीं रहा, सॉरी वेपर तो निकाल नहीं रहा। दूसरा रीज़न कि भाई इसके अंदर जब हमने इसको मिक्स करा तो ये जो सोलवेंट है और ये सोल्यूट है, दोनों आपस में मिले, दोनों आपस में मिलकर एक सॉल्यूशन बना, राइट। तो जो हमारा सरफेस है यानी ऊपर की जो लेयर होती है, इस पर कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सोलवेंट के हैं और कुछ पार्टिकल्स जो है वो सोल्यूट के हैं, दोनों के हैं। तो अब यहाँ पर कुछ जगह जो है वो सोल्यूट ने भी ले ली है,
तो जो हमारी वेपर होगी, पहले प्योर की निकल रही थी, सारे प्योर थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ इसने भी ले लिया, तो ये वेपर को रोकेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी वेपर होगी वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब प्योर सोलवेंट जो है, प्योर सोलवेंट को हमने, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो प्योर सोलवेंट को हमने डिनोट किया था P01, या फिर आप P0A भी मान सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन को आप डायरेक्ट PS लिख सकते हो, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को आप P1 मान सकते हो, वही P1 ही तो होगा, या फिर PA मान लो, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करना स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि देखो हमारे पास, इसको अब आप छोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये प्योर सोलवेंट है जिसको हमने किससे डिनोट किया, P01 से। ये सोल्यूट है जिसको हमने किससे डिनोट किया, P1 से। और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, PS, यानी कि सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पर मैं अगर लिखूँ तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, हियर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट अब देखो प्योर सोलवेंट कितना हमारा P10, तो इसको हम P01 लिख सकते हैं, या फिर P0A भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने सॉल्यूशन का भी देखा होगा तो हमने इसको किस लिए नोट कर दिया, या तो आप P मान लो या फिर PS मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको PA भी मान सकते हो सॉल्यूशन को, ठीक है। उसके बाद में हमें इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि देखो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस इन वेपर प्रेशर लिख लो, या फिर लिख लो डिप्रेशन। तो डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंस निकालना है तो हम इसको क्या मान लेंगे, डेल P मान लेंगे, डेल P1। और वेपर प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्योर सोलवेंट की जो वेपर प्रेशर थी उसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पर हम सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर को। सॉल्यूशन वेपर प्रेशर लिख देती हूँ मैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो देखो प्योर सोलवेंट की वेपर प्रेशर को हमने क्या ऐड करा था, P01, तो P01 माइनस, और सॉल्यूशन की क्या है हमारी, P1 है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो P1, ये हम यहाँ पर राउल्ट्स लॉ फॉलो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ में आपने एक चीज़ देखी होगी कि P1 जो है वो किसके इक्वल होता है, P01 का I1, ठीक है। तो वैल्यूज़ रख दें यहाँ पर। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, P01 माइनस P1 किसके बराबर था, P01 ऐसे लिख देती हूँ I1। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर दोनों सेम है, तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, तो 1 माइनस I1 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपको याद हो तो हमने मोल फ्रैक्शन में भी पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1 माइनस जो I1 है वो किसके बराबर होगा, I2 के। और अगर 1 माइनस I2 है वो किसके बराबर होगा, I1 के। तो फिलहाल हमारे लिए इसकी ज़रूरत है, तो ये किसके बराबर हो गया, I2 के। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, P01 I2। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये I2 क्यों आया यहाँ पर, जो हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था उसमें क्या था कि I1 I2 मतलब कितने भी कंपोनेंट हो ये बराबर होते हैं 1 के, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर I1 प्लस I2 ले लिया, इसको छोड़ दीजिए। तो जिसको भी निकालना है वैल्यूज़ लिख दीजिए। मैं मान लो आपको I2 निकालना है, तो I2 इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस X2 1 बन जाएगा। या फिर इसको निकालना है तो फिर इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस X1 या 1 माइनस X2 आएगा, I2 आएगा। सॉरी मेरे मुँह से X ही निकलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू किसकी आ रही है, देखो हमारी, अगर आप ऊपर देखो तो हम ये डेल P1 लेके चल रहे हैं, यानी कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पर इतना समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल P1 बाय, इसको यहाँ नीचे ले जाए तो ये क्या हमारा P01 बाय I2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो डेल P1 की वैल्यू जो हमारी अभी ऊपर थी यहाँ पर, ये हम यहाँ नीचे रखेंगे। तो डेल P1 की वैल्यू क्या थी,
काई नोट सॉरी पी नोट वन बाय पी माइनस पी वन। तो यही वैल्यू अब हम इस जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो आगे दे चलते हैं, देखिए याद रखिएगा क्या लिखा था हमने। तो क्या बनेगा, पी नोट वन माइनस पी वन बाय, और नीचे क्या था देखिए, देखो यहाँ वैल्यूज रख दी हमने ऊपर से, ये वाली वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये नीचे पी नोट वन और काई टू ऐसी रहेगा। तो क्या बन जाएगा, ये देखो पी नोट वन बराबर काई टू। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर कोई भी आपको स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बेटा कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। मैं बिल्कुल बुक के लेवल से समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि काई टू क्या है, ये मोल फ्रैक्शन आपको पता है कंपोनेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप एक चीज़ देख पा रहे हो यहाँ पे, तो हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई है, वो किसके बराबर आई है, मोल फ्रैक्शन के बराबर आई है, जो कि किस पर डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है हमारे जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आया है उसकी अमाउंट पर। बात समझ में आ रही है बात। तो काई टू काई वन अगर आपने देखा होगा ये मोल फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं साइड में लिख देती हूँ। तो मोल फ्रैक्शन जो है हमारा ये काई टू जो है, तो काई टू किसके बराबर होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई काई टू है जो हमारा होगा, जो नंबर ऑफ मतलब जो हमारा सोलवेंट सोल्यूट है उसके बराबर होता है। तो ये हमारे इसके बराबर होगा भाई, N1 होता तो N1 बाई N1 प्लस N2, N2 है तो N2 बाई ये हो गया। समझ में आ गई बात। तो काई टू की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पर लेट कर देंगे। तो देखो वैल्यूज रखेंगे, रखिए सब बच्चे खुद से, P1 बाय पी नोट वन बराबर N2 बाय N1 प्लस N2। अब बेटा यहाँ पर देखो N1 और N2 क्या है, तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ हियर N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट, यानी कि N1 जो है वो सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और N2 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। इतनी बात यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो हमारा N1 और N2 है कंपोनेंट जो है, यानी कि जो सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो बहुत ज़्यादा कम है सॉल्यूशन में। हमने यहाँ भी सॉल्यूशन में पढ़ा था ना कि भाई हमने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, सॉल्वेंट था, तो ये बताया जा रहा है कि जो सोल्यूट पार्टिकल हमने इसमें ऐड किए ना वो बहुत ज़्यादा कम थे, यानी कि वो ये जो हमारा सॉल्यूशन बन के आ रहा था वो इतना ज़्यादा डाइल्यूट था। डाइल्यूट का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल हो बहुत रेयर ऐड हो। तो ये जो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन पार्टिकल है ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट क्यों है, क्योंकि इसमें सोल्यूट पार्टिकल क्या है, शून्य है, मतलब बहुत रेयर है। तो अगर वो बहुत रेयर है तो हम उसको लेट कर लेते हैं इक्वल टू शून्य या फिर 1। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ द सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, देखो ये सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब समझ गए, जो मैंने जस्ट अभी पीछे बताया। तो होगा क्या, जो N1 जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा N2 से, यानी कि N1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, N2 बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा N2 हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। किसमें, एक बात और ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर में होना है ये, यानी ये वाला, ना कि ये वाला। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारा N2 क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा 0। तो अब इक्वेशन देखो क्या बनेगी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पी नोट वन माइनस पी वन बाय पी नोट वन बराबर, ऊपर तो N2 ऐसे रहेगा और N1 बचेगा, ये N2 यहाँ पर हो गया 0। क्यों हो गया, क्योंकि N2 जो है, यानी कि जो ये N2 मतलब सोल्यूट है और सोल्यूट इतना कम है कि हमने इसको 0 ऐड कर लिया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर हमारा जो N है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया होगा, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो N की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है W बाय M, ठीक है। और W मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब हम इनको ओपन करेंगे, N की वैल्यू W बाई एम भी रखेंगे, यहाँ पर भी N की वैल्यू क्या रखेंगे, W बाई एम। तो देखिए वैल्यूज़ रखते हैं, तो पी नॉट वन माइनस पी वन बाई पी नॉट वन इजकस टू N है, तो यहाँ पर लेकिन 2 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, W, एक को हम क्या मान लेंगे, W2 बाय M2 बाय, अब N1 है तो N1 को हम N मान लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा W1 बाय M1।
इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, अब देखो 2 क्या था 1 क्या था, N1 जो था हमारा सोलवेंट था, मैंने जस्ट अभी पीछे बताया, देखो ये रहा N1 क्या था हमारा सोलवेंट था। तो यहाँ पर ये N1 क्या होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, देखो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ताकि यहाँ पर जो हमारा N1 है और जो N2 W1 है, ये है वेट ऑफ सोलवेंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलवेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलवेंट। और ये हमारे जो W1 W2 है, W2 और M2 जो हैं, ये हमारे, यहाँ मैंने M लिख दिया है, ये है, ये 1 वाली बात हो रही, तो यहाँ पर W है, W1/M1। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, जो 1 की बात हो रही है, 1 हमारा सोलवेंट है, तो यहाँ पर W और M है, यहाँ पर भी W और M है, ये है वेट ऑफ सोल्यूट, बस सोल्यूट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब देखो, अब हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो होगा क्या, P01 माइनस P1/P01, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका W2/M2 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो M1 पहुँच जाएगा ऊपर और ये W1 आ जाएगा नीचे। इतनी बात समझ में आ गई कि जब हम किसी भी यहाँ पर डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, यहाँ पर आपने क्या देखा कि आप मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। आप इनको डायरेक्ट इस तरह लाइन खींच कर भी लिख सकते हो, ऊपर दोनों नीचे मल्टीप्लाई लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 क्या है, सोलवेंट की बात हो रही है, वेट ऑफ सोलवेंट या फिर मास ऑफ सोलवेंट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, मोलर मास। और यहाँ सोल्यूट की बात हो रही है, तो वेट ऑफ सोल्यूट या फिर मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट या फिर मोलार मास ऑफ सोल्यूट। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वेट बच्चों, मैं आपको देखो एक बार न्यूमेरिकल और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर तो फिलहाल बुक का है, तो देखो अगर आप बुक को भी समझने की कोशिश करें, देखो क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन की बात हो रही है, यानी कि प्योर बेंजीन मीन्स ये सोलवेंट है। ठीक है, एट द सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 नॉट बार। तो देखो यहाँ पर प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है, यानी कि P01 दे दिया हमारे पास 0.850। बात समझ में आ गई। प्योर सोलवेंट, देखो प्योर बेंजीन वेपर प्रेशर प्योर, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको जैसे समझाया था ये वाला। ठीक है, तो इसको हमने P01 या फिर P0A भी आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कि एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिया इन्होंने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, जिसका वेट ले लिया इन्होंने 0.5 ग्राम। ठीक है, यानी कि कोई नॉन वोलाटाइल सॉलिड है जो हमने ऐड किया था, उसका वेट दे दिया, यानी कि W दे दिया आपको, W2। ठीक है, तो W2 आपको कितना दे दिया, ध्यान से सुनो, 0.5 ग्राम दे दिया। अब इन्होंने क्या कि अगर वैन एडिड टू 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका मोलर मास इतना है, समझ में आ रहा है, 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन ऐड कर रहे हैं ये, यानी कि ये वेट दे दिया है सोल्यूट का। समझ में आ रही है, तो ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन 0.845 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इतने बार हो गया। तो व्हाट इज द मोलार मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, जो हमने सॉलिड सब्सटेंस यानी कि जो सोल्यूट ऐड किया उसका मोलार मास पूछा है, उसका हमें सिर्फ क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो मास दे रखा है। ठीक है, कोई वेपर प्रेशर बेंजीन है, ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर जो है वो इतना है, समझ में आ रही है, और उसका वेट इतना है। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ बाय कॉपी, खुद से करके देखते हैं। देखो यहाँ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट इज सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850, यानी कि वेपर प्रेशर दे दिए प्योर बेंजीन की, प्योर बेंजीन को हम P01 मान लेंगे, जो कि हमें कितना दे दिया, 0.850। इतनी बात समझ में आ गई, बार। ठीक है, उसके बाद में कहा कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 0.5 ग्राम अभी क्या दे दिया, यहाँ पर W2 दे दिया। W2 क्या है हमारा, सोल्यूट का मोलिकुलर वेट, सॉरी मोलिकुलर नहीं, वेट ओनली। तो वो कितना दे दिया हमारे पास, ये दे दिया है भाई 0.5 ग्राम। ये सोल्यूट है, बस इतना ध्यान रखो।
1 जो होगा वो सोलवेंट होगा, ठीक है। अब कहा कि अगर हम ऐड करते हैं 39.0 ग्राम बेंजीन, तो बेंजीन यानी कि हमारे पास जो सोलवेंट है उस सोलवेंट का वेट दे दिया, यानी कि W2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W1। तो W1 हमें कितना दे दिया यहाँ पर 39.0 या फिर 39 मान लीजिए बस, ठीक है, ये W1 दे दिया। और इसका मोलार मास यानी कि हमें W/m, तो M1 भी दे दिया, तो M1 कितना दे दिया 78 ग्राम पर मोल दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर दे दिया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि P मान लिया हमने इसको, या P टोटल मान लो, P मान लो, ठीक है। तो P हमें कितना दे दिया है हमें यहाँ पर 0.845। अभी तक हमने वैल्यूज़ पुट करी है, ठीक है। अब देखो आपके पास P0 है, बात समझ में आ रही है, W दे दिया, ये हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर हमारा, याद करिए, हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये हमें निकालना है, यहाँ पर सोल्व करेंगे ना, सॉरी ये वाला फॉर्मूला लगेगा W, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर हमें W1 निकालना है, M1 दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर्मूला रखते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, सब बच्चे लिखिए, फॉर्मूला क्या है, P01 माइनस P1 बाय P01 इक्वल टू W2 बाय M1 इंटू M1 बाय W1, यही तो फॉर्मूला है। अब देखो P01 की वैल्यू हमारी कितनी है 0.850 है, माइनस P1 यानी कि P कितना दे रखा है हमें, P1 दे रखा है 0.845, और ये नीचे वाली भी वैल्यू यही आई तो 0.850 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बराबर W2 हमें दे रखा है ना, तो W2 कितना हमारा 0.5 है, मैं वैल्यूज़ की यूनिट नहीं लिख रही हूँ, आप ऐसे देख लेना। M1 भी देखो बेटा हमें गिवन है, कितना है 78 ग्राम मोर इनवर्स, ठीक है, बाद में लिख लेंगे। उसके बाद में M1, अब देखो M1 हमारे पास ये गिवन है 78, M2 कहाँ गड़बड़ हो गई, ये M2 आएगा, सॉरी, है ना। तो M2 तो नहीं है, तो M2 में निकालना है, तो हम इसको M2 ऐसे ही लिख लेंगे, इंटू, और W1 हमें गिवन है 39, तो ये हमने लिख दिया 39। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इनको दोनों को माइनस कर लो, 0.850, देखो 50 में से 45 माइनस करने, तो यानी कि 5 बचेगा, राइट। तो ये 0.005 आ जाएगा बाय 0.850 ऐसे रहेगा, बराबर। अब देखो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 0.85 की 78 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्ट 39 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। और ये कितना हो जाएगा M2 इंटू 39, तो 39 से 39 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 0.0055 बाय 0.850 बराबर हमारा कितना बचेगा, M2 बचेगा 1 बाय। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम M2 को इधर ले जाएंगे, तो जब हम M2 को इधर ले जाएंगे, देखो इस तरह क्रॉस कर दी है, तो M2 को इधर ले जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा हमारा 0.850, ये इधर चला गया, और ये आ जाएगा नीचे, तो 0.005 बचा। अब इसको आप काट दो, तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट दोगे अगर, तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर 170 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है बेटा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होगी। दोबारा से समझ लेते हैं, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैल्यूज़ आप खुद से निकाल लोगे।